देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा और स्क्रीन शेयर हो गया, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। अच्छा, तो देखो हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था, अगर याद है तुम लोगों को, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, दैट इज इलस्ट्रेशन 3 आई थिंक, नहीं 3 क्या, उससे आगे भी किया था। चलो अभी स्लाइड मैम सब हो दिखाते गया हैं। था, सिर्फ लास्ट रो बचा था। हाँ लास्ट 2 बचा था, मतलब यहाँ देखने से ही देखो समझ में आ जाएगा। अच्छा मैंने ओपन नहीं किया है क्या, अच्छा चलो ओपन कर लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस तक हम लोगों ने किया था, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा स्लाइड कहाँ चला गया? स्लाइड तो बनाया होगा मैंने जरूर। मटेरियल रिलेशन फंक्शन, फ्राइडे हुआ था ना ये वाला क्लास? फ्राइडे डेट याद है कौन सा था तुम लोगों को? फ्राइडे 19 तारीख था आई थिंक ना, 19 नवंबर था। मुझे लगता है मैंने शायद यस वहीं मैम। पर, हाँ 19 नवंबर था, लेकिन मुझे लगता है मैंने उसी पे लिख के किया था, इसीलिए शायद नहीं दिख रहा है। ये रहा, नाम नहीं दिया इसीलिए। हाँ ये देखो, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये देखो काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग लास्ट का जो 2 मेथड बचा है वो करेंगे। अब ये 2 मेथड आया कहाँ से, पहले ये देखो, पहले एकदम ऊपर का स्ट्रक्चर देख लो क्या था ऊपर में। ये देखो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, यहाँ पर बताया गया था। अरे ये क्या हो रहा है, बार बार नीचे आ जा रहा है। गुड इवनिंग स्नेहाशीष। ये देखो कैजुअली, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, ये किया हम लोगों ने। अब हम लोग फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली करेंगे, ठीक है। देख यहाँ पर जीस्ट बना हुआ है ऑलरेडी। अगर फ्रीक्वेंटली अगर हम लोग सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, मतलब हमारा कंसेप्ट क्या था कि हम लोग ऐसे कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप लोग देखिए पसंद आता है फिर लीजिएगा। तो फ्रीक्वेंटली अगर होता है ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल, मतलब हम लोग काफी ज्यादा, कैजुअली मतलब कभी कभार होता है कि हम लोग अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार से ज्यादा, ठीक है। सेल्स और रिटर्न जर्नल इज प्रिपेयर्ड विथ 4 मेन कॉलम। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग एक जर्नल बनाएंगे। देखो जर्नल बनाएंगे, सेल्स और रिटर्न जर्नल। यहाँ भी जर्नल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल सेल पे जैसे होता है वैसे कर रहे थे। यहाँ पर हमारा स्टेप क्या था, जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो उसे क्रेडिट सेल ट्रीट करेंगे, उसका एंट्री कर रहे थे डेटर टू सेल। उसके बाद रिटर्न होने से रिटर्न का एंट्री कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना था तो सेल का कैंसिल एंट्री करने के बाद हम लोग उसे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री दे रहे थे, जैसे नॉर्मल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट होता है। उसी तरह से फ्रीक्वेंटली में कैसे होगा, जर्नल तो करना है बट विथ 4 कॉलम, 4 कॉलम से जर्नल होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली में। और न्यूमरसली में क्या होगा, 2 चीज बनेगा, एक तो सेल और रिटर्न डे बुक बनेगा, ठीक है। डे बुक मतलब याद करो सब्सिडियरी बुक जैसा होता है। सब्सिडियरी बुक में सेल्स वाला जो बुक रहता है उसमें हम लोग क्या एंट्री करते हैं, सेल्स बुक में क्या एंट्री करते हैं बताओ। सब्सिडियरी बुक 11 में तो सभी ने क्या होगा, बोलो। क्रेडिट सेल। ক্রেডিট সেল, সাবসিডিয়ারি বুকস আমরা কি এন্ট্রি করি, ক্রেডিट সেলের एंट्री करी। सेल्स और रिटर्न लेजर, एक लेजर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जर्नल भी बनेगा, क्योंकि सब्सिडियरी बुक क्या होता है, जर्नल होता है कि लेजर होता है। सब्सिडियरी बुक्स जो बनता है वो जर्नल होता है कि लेजर लेजर। होता है। सब्सिडियरी बुक, जितने सारे सब्सिडियरी जर्नल बुक, जर्नल। जर्नल सब्सिडियरी बुक सारे जर्नल है, एक्सेप्ट कौन सा, সব সাবসিডিয়ারি বুকসই জার্নাল হয়, এক শুধুমাত্র একটা বাদে, কোনটা বলো, কে বলবে, किसको पता है? कैश बुक, कैश बुक क्या है, कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, कैश बुक जर्नल एज वेल एज लेजर है, तो ये तो तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो ये देखो ये हो गया हमारा
यहाँ पर इसका मतलब जर्नल भी होगा, लेजर भी होगा। ये दोनों जब होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, रफ रफ, ठीक है। मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ। और यहाँ पर जो 4 कॉलम वाला जर्नल बनेगा वो कॉलम क्या क्या है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड, बैलेंस। यही हमें पता करना है यहाँ पर, और कुछ है ही नहीं। ये देखो हम दिखा देते हैं। इसमें तुम लोग को बस इतना सा चीज पता करना है कि क्या बनता है। इस पे कोई सम्स यहाँ पर नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल ये पीछे नीचे जो एक्सरसाइज है वहां पर मिल जाएगा हमें क्वेश्चन। दिखाते हैं अभी तुम लोग को। ये देखो, अगर बिजनेस, क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन बिजनेस सेंड्स गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, फ्रीक्वेंटली नॉट कैजुअली। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, बार बार, लगातार, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, when business send goods on sale or return on frequent basis, पहला वाला था कैजुअल बेसिस, एंड इमीडिएट सेल डज नॉट टेक प्लेस, तब हम लोग नहीं बताते हैं, ये इसे ट्रीट ऐसा नहीं करते कि अभी सेल हुआ है। जैसे कैजुअल वाले में क्या करते हैं, डेटा टू सेल सेल रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इमीडिएट सेल नहीं ट्रीट करेंगे। ओनली व्हेन कस्टमर सिग्निफाइज हिज इंटेंशन टू परचेज द गुड्स, अगर कस्टमर अपना इंटेंशन बताता है, ऐसा लगता है कस्टमर के बात से कि हाँ वो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि हमें खरीदना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये देखो, whereby it is indicated that he has decided to purchase the goods, the property in the goods passes to the buyer। प्रॉपर्टी मतलब क्या, ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। तो तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तभी सेल ऑकर होगा, ऐसा मानेंगे। अदरवाइज हमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना थी। और ये देखो, 4 जो कॉलम वाला जर्नल बनेगा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड और बैलेंस, ठीक है। ये 4 हमारा कॉलम वाला जर्नल बनेगा। इसको क्या बोला जाता है, ये पूरे चीज को बोला जाता है सेल और रिटर्न जर्नल, ठीक है, या फिर डे बुक। सेल्स और रिटर्न जर्नल या फिर डे बुक। क्यों डे बुक, क्योंकि इसका फॉर्मेट देखो डे बुक की तरह। अगर तुम लोग को याद आता है, सेल्स बुक, बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये कुछ ऐसे ही देखने में था कॉलम के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्स और रिटर्न जर्नल या डे बुक होता है, उसमें क्या क्या कॉलम बनते हैं। एक देखो क्या कॉलम बनेगा, हमें ये रिकॉर्ड करना है कि अप्रूवल बेसिस पे कितना सामान भेजा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कितना रिटर्न हो गया, कितना अप्रूव्ड हो गया, और कितना बच गया। देखो वही कॉलम का नाम है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड एंड बैलेंस। और यहाँ पर कॉलम का जो है 1 2 3 4 4 कॉलम, ठीक है। 4 सब कॉलम वाला, 4 मेन कॉलम। सब कॉलम में क्या क्या है, डेट लिखेंगे, कब भेजा, कौन सा आइटम भेजा, ठीक है। ये फोलियो नंबर अगर होता है तो और कितने का भेजा, ये चीज हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। बस ये इतना पता होगा तो हमारे लिए काफी है, और हमें यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये यहाँ पर बोल रखा है कि 1 to 4 में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा जाएगा। ये देखो, व्हेन गुड्स सेंड, तब 1 से लेके 4 तक हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। वही रिकॉर्डिंग बता रहा है कि किस तरह से रिकॉर्ड करना है। जब रिटर्न हो जाएगा तो 6 से लेके 9 कॉलम के अंदर, 5 से लेके 8 कॉलम के अंदर रिकॉर्डिंग होगा। जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो 9 से लेके 12, और लास्ट में बैलेंस। ये चीज यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अब जब अप्रूव्ड हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसे सेल की तरह ट्रीट करेंगे, तो डेटेड टू सेल। और उसके बाद अगर फाइनल अकाउंट्स बन रहा है और अभी तक हमारा अप्रूवल नहीं आया, तो उस केस में जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं वैसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। नेक्स्ट है देखो, अगर बिजनेस सेल्स गुड्स न्यूमरसली, बहुत ज्यादा, न्यूमरसली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ह्यूज अमाउंट में होता है, ठीक है। तब हम लोग क्या बनाएंगे, तब हम लोग 2 बुक बनाते हैं, एक जर्नल और एक लेजर। इसको मिला के बोला जाता है मेमोरेंडम बुक। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा उसका पूरा बाइफर्केशन, ठीक है। तो इतना याद रखने से ही काफी है, ये डिटेल्स का हमें जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये खत्म हो गया यहाँ पर, और हमें कुछ नहीं करना है। हम लोग जस्ट यहाँ पर अपना नॉलेज जो है उसको टेस्ट करेंगे। देखो कि क्या क्या अभी हम लोगों ने सीखा। अगर तुम लोगों ने सही से मतलब रीड मेरा क्लास ध्यान से सुना होगा तो जरूर आंसर दे पाओगे। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, गुड्स sold on approval or written basis are not recorded as credit sale initially when they are sent out। बोल रहा है, हम मीनिंग बता देते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अगर हम लोग अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे गुड्स को बेचते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट सेल की तरह इनिशियली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ऐसा बोल रहा है। इज इट ट्रू और फॉल्स, बताओ। when they are sent out, बोलो। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की तरह रिकॉर्ड नहीं करते इनिशियली, स्टार्टिंग में, व्हेन दे आर सेंट आउट। बोलो, इज इट करेक्ट और नॉट, ट्रू और फॉल्स, बोलो कौन बोलेगा। बोलो, आवाज नहीं आया।
बोलो, जो समझ में आता है वही बोलो। ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है? क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला कहा है कि हमेशा तो क्रेडिट सेल की तरह ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो कैजुअली हो न्यूमरसली। कैश सेल तो ट्रीट करना नहीं है, क्रेडिट सेल की तरह ही ट्रीट करेंगे हमेशा, तो इसे फॉल्स बोलेंगे। अच्छा, द कस्टमर रिटेन्स द गुड्स इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मेंशन टर्म। अच्छे से सुनो, कस्टमर ने गुड्स रख लिया, मान लो आज 26 तारीख जो है 26/11, ठीक है, आज ही रिटर्न करने का डेट था, ठीक है, आज लास्ट डेट था रिटर्न करने का। तुम लोगों ने मान लो फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया था, ठीक है, और वो रिटर्न करने का आज लास्ट डेट था, लेकिन तुम लोगों ने रिटर्न नहीं किया, क्या इसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा? नहीं, होगा, उससे ट्रीट हो नहीं जाएगा। होगा। इसको वो कंपनी क्या मानेगी कि सेल हो गया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कस्टमर रिटेन द गुड्स इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मेंशन टर्म बट दिस एक्ट डज नॉट कंफर्म टू सेल ऑफ गुड्स एज देयर इज नो एक्सप्रेस कंसेंट गिवन। मतलब कस्टमर ने अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया कि मुझे लेना है नहीं लेना है, तो इसीलिए इसको ये लोग सेल नहीं मानेंगे, ऐसा बोल रहा है। बट दिस एक्ट डज नॉट, फॉल्स। फॉल्स, सेल तो मानना ही पड़ेगा, ये तो फॉल्स हो गया, गलत बात है। अच्छा, at the end of the year those goods on approval basis awaiting approval from the customer are shown as part of sales in the books of seller। बताते हैं मतलब क्या होता है। at the end of the year closing, मतलब जो ईयर एंड है, those goods on approval basis waiting approval from the customer, ऐसा गुड्स जो कस्टमर के पास है, वेटिंग में है कि कब कस्टमर अप्रूवल दे दे, उसे हमें क्या बोल रहा है, कहाँ दिखाते हैं, आर सोन एज पार्ट ऑफ सेल्स इन द बुक्स ऑफ सेलर। क्या सेलर अपने बुक्स में उसे सेल बोल के ही दिखाएगा? ईयर एंड आ गया, क्लोजिंग है स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स? हमें तो आंसर ट्रू फॉल्स में फॉल्स। देना, फॉल्स, ठीक है, वो तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा, वो थोड़ी ना सेल बोल के ही दिखा के रखेगा, कैंसिल करेगा सेल को फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखा देगा। नो एंट्री नीड्स टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर के बुक्स में कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है व्हेन द कस्टमर रिजेक्ट्स द गुड्स awaiting अप्रूवल आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ द सेलर। मतलब सेलर का बुक्स क्लोज हो गया है, ठीक है, अब बोल रहा है कि कस्टमर ने कुछ गुड्स रिजेक्ट कर दिए, इसका इंफॉर्मेशन आया, मतलब कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा है, रिजेक्ट का मतलब क्या, रिटर्न हो जाएगा उनके पास से, और मेरा ईयर एंड हो गया। जैसे मान लो 31 मार्च को ईयर एंड होता है, ईयर एंड हो गया, उसके बाद कस्टमर कुछ गुड्स जो है वो रिटर्न कर रहे हैं जो वेटिंग में था अप्रूवल के लिए, तो बोल रहा है क्या इसमें हमें और कोई एंट्री पास करने का जरूरत होगा, ये बोल रहा है। मतलब बोल रहा है नो नहीं, एंट्री, नहीं होगा। नहीं होगा, तो वही बोला है नहीं होगा, नो एंट्री नीड टू बी पास। ट्रू। क्यों नहीं, ट्रू क्यों नहीं होगा, नीड क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज क्योंकि हम लोग पहले ही ट्रीट कर चुके हैं कैंसिल। पहले ही तो कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक दिखा चुके हैं, अब वो रिटर्न करे या एकमात्र रखने से, सेल होने से एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। Fifth, the period within which the customer has to reject or accept is fixed by the buyer। कस्टमर कितना दिन रख सकता है प्रोडक्ट को, या कितने दिन बाद मतलब एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, उसका जो टाइम पीरियड, जैसे 15 दिन बाद रिटर्न हो जाएगा, 16 दिन बाद, ये कौन बताता है? जो खरीद रहा है वो, या जो बेच रहा है वो अपना टाइम बताता है, पीरियड कौन सेलर। देता है? सेलर। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, बायर। द पीरियड विद इन विच द कस्टमर हैज टू फॉल्स। रिजेक्ट, फॉल्स। बायर थोड़ी ना डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड थोड़ी करते हैं, वो तो जब खरीदते हैं तो वो कंपनी बताती है कि 15 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन जो है पक्का पक्की बताना है, लेना है कि नहीं लेना। अगर नहीं बताएंगे, आपके पास गुड्स है, तो सेल मान लेंगे। मेयर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू कस्टमर। अगर सेलर से कस्टमर में पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, पोजीशन मतलब गुड्स को रखने का अधिकार, ठीक है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, अंडर सेल और रिटर्न बेसिस ऑल्सो इंश्योर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द कस्टमर। क्या सेल और रिटर्न बेसिस पे जब पोजीशन दिया जाता है गुड्स को रखने का, तो क्या फॉल्स। फॉल्स, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया ऐसा मान ले? बिल्कुल नहीं, कैसे मान लेंगे? जब तक 15 दिन या 10 दिन जो भी टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक नहीं मान सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, वेन ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली। आज ही सीखा, फ्रीक्वेंटली अगर भेजते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो कौन सा बुक मेंटेन करना पड़ता है? फ्रीक्वेंटली, मतलब मिडिल वाला। कैजुअली जो हम लोगों ने कर लिया, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली। अगर फ्रीक्वेंटली भेजते हैं तो क्या बनाते हैं, बोलो, 4 कॉलम वाला क्या बनता है, सब्सिडियरी बुक की तरह, सेल और रिटर्न जर्नल। सेल और रिटर्न जर्नल, ठीक है, सेल और रिटर्न जर्नल, करेक्ट।
अच्छा, सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर, एक डे बुक भी बन रहा है एक लेजर भी बन रहा है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले, आज तो स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज बताया, बोलो दोनों को क्या मेमोरेंडम बोलते? बुक। मेमोरेंडम बुक, करेक्ट। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए सेंड सम गुड्स कॉस्टिंग 3500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स टू बी। ए ने, ये ए है, ठीक है, ये कौन है? ए, ये कौन है? बी। ए ने गुड्स भेजा किसको? बी को, लेकिन उसका कॉस्ट बताया है हमें। कॉस्ट मतलब क्या? ए ने खुद ये सामान 3500 में खरीदा था, अब इसने प्रॉफिट लगाया है, कितना प्रॉफिट लगाया है? बोल रहे हैं कि बेचने के ऊपर 25%, प्रॉफिट 25% ऑन सेल, बट ये सेल प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है। आगे क्या बोल रहा है? ये अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, मतलब बी को अच्छा लगेगा तो वो रखेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उसे रिटर्न कर देना पड़ेगा। बी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 800, बी ने रिटर्न तो किया, कितने का? 800 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो अभी बी के पास कितना गुड्स बचा हुआ है? 800 का अगर रिटर्न कर दिया, वो भी कॉस्ट बताया। 2700, आंसर 2700। तो 2700 का गुड्स बी के पास अभी भी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? The remaining goods neither written nor were approved by him. B ने रिटर्न भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं। The inventories on approval will be shown in the balance sheet. Inventories यानी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या दिखाएगा? 2700 दिखाएगा, जो B के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे जो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा वो 2700 का बनेगा। ये देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मर्चेंट सेंड आउट हिज गुड्स कैजुअली, कैजुअली मतलब जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, टू हिज डीलर ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑल सच ट्रांजैक्शन हाउएवर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स, क्योंकि जब भी कैजुअली होता है तो हम लोग उसे क्या ट्रीट करते हैं? एक्चुअल सेल्स। एंड पास थ्रू द सेल्स डे बुक, क्योंकि सेल्स डे बुक के थ्रू से ही तो जाएगा, क्योंकि कैजुअल अगर एक्चुअल सेल्स हो रहा है लेकिन हो तो रहा है क्रेडिट सेल, और सेल्स बुक में कौन सा एंट्री होता है? क्रेडिट सेल का। On 31st December 2020, yani year end, it was found that 100 articles at a sale price of 200 each sent on approval basis were recorded as actual sales at the price, ठीक है। 100 आर्टिकल्स इन्होंने भेजा था अपने डीलर को, और वो भी कितना में? एट द रेट ऑफ 200, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इतने में भेजा था। तो कितने का सामान भेजा था? 20,000 का, 20,000 सेलिंग प्राइस वाला गुड्स भेजा था। द सेल प्राइस आंसर वाज, 16,000। आंसर 16,000, 4 का ए, हाँ ठीक है, देख लेते हैं। द सेल प्राइस वाज मेड एट कॉस्ट प्लस 25%। सेल प्राइस कैसे बनाया गया है? कॉस्ट जो भी होगा उसमें 25% प्रॉफिट लगा के सेल प्राइस बनाया गया है। द अमाउंट ऑफ इन्वेंटरीज ऑन अप्रूवल, इन्वेंटरीज यानी क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, तो हमारे डीलर ने क्या किया है? सॉरी, जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपने डीलर को 20,000 का सामान बेच दिया, ठीक है, लेकिन उसने अभी तक कुछ अप्रूवल नहीं दिया, ईयर एंड आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा? 20,000 डिवाइडेड बाय कितना हो मैम जाएगा? 200 डिवाइडेड 125 इंटू 100। 125 इंटू 100। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉस्ट कितना है? 100, ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 25। अगर किसी चीज का कॉस्ट 100 है, मतलब मैंने 100 रुपए में खरीदा और 25 रुपया प्रॉफिट लगाया और बेच दिया कितने में? 125 होगा इसका मतलब, क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के निकलता है। तो 125 रुपए में हम लोगों ने बेच दिया, ठीक है। तो 125 रुपए में तो बेचने का तो वैल्यू है 20,000, तो 20,000 इक्विवेलेंट टू 125, तो 100 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा? 16,000 आ रहा है, चेक करके देख लो। तो ये 16,000 आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उमेश सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस फॉलोइंग। उमेश ने अप्रूवल बेसिस पे ये सारे गुड्स भेजे हैं। देखो उमेश ने किसको किसको भेजा है? 8 जनवरी को अन्ना को भेजा है, ठीक है, कितना? 3500 का, लेकिन अन्ना ने एक्सेप्ट किया 3,500 का, रिटर्न कर दिया, ठीक है। बाबू, बाबू को भेजा गया है 2800 का, ठीक है, उसने 2800 ही रख लिया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया, ठीक है। अच्छा, चंद्रा, इन्होंने, इनको भेजा गया 3,680, इन्होंने पूरा का पूरा ही रिटर्न कर दिया। देसाई 1260 का भेजा गया, लेकिन इन्होंने 260 का रिटर्न कर दिया। द इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी को अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर के पास पड़ा हुआ स्टॉक का वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है। क्या कस्टमर के पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है?
जब हम लोगों ने सेल किया होगा तब तो हम लोगों ने सेल का एंट्री कर दिया, और जब रिटर्न किया होगा तब रिटर्न का एंट्री कर दिया, फिर सेल का एंट्री कर दिया, रिटर्न कुछ नहीं है, फिर सेल का एंट्री किया, पूरा का पूरा रिटर्न का भी एंट्री कर दिया, फिर सेल का एंट्री किया, इसका रिटर्न का एंट्री कर दिया। तो क्या कस्टमर अगर रिटर्न ही कर दे रहा है और बाकी जो बचा है पूरा खरीद ले रहा है, तो क्या हमें और कोई क्लोजिंग स्टॉक है कस्टमर के पास? अन्ना के पास कोई नहीं। क्लोज है ना? अन्ना के पास कहाँ क्लोजिंग स्टॉक है? उसको 3500 का चीज भेजे थे, उसने 3000 का बोला रखेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, 500 का रिटर्न कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं होगा, ये तो सेल हो गया, एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मुझे खरीदना है। बाबू को 2800 का दिया गया था, 2800 पूरा ही वो रख लिया, उसने कुछ रिटर्न नहीं किया, पूरा उसे पसंद आ गया वो रख लिया। चंद्रा ने पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया, तो ये तो बता ही रहा है कि हमने रिटर्न कर दिया, तो हम लोगों को रिटर्न एंट्री डाल देना चाहिए। दिसाई का भी सेम केस है, यहाँ पर ये रिटर्न हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई सवाल ही नहीं है। इनको जो रखना था रख लिया, जो रिटर्न करना था रिटर्न कर दिया, और एक ने पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही रख लिया, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ नहीं है कस्टमर के पास हमारा बचा हुआ, इसका मतलब आंसर नील। ठीक है, फिफ्थ का आंसर हो गया बी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक कंपनी सेंड इट्स कार टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक कंपनी है, कार बनाती है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने डीलर को कार रखने के लिए दिया कि आप ये कार रख के बेच के देखो कैसा कस्टमर से फीडबैक मिलता है। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स, मतलब कैजुअली होता है तभी तो एक्चुअल सेल्स ट्रीट कर रहे हैं। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे एक्चुअल सेल्स ट्रीट किया जा रहा है, यानी कैजुअली भेजते हैं, हमेशा नहीं भेजते या फिर बहुत ज्यादा भी नहीं भेजते हैं, ठीक है। एंड आर पास थ्रू सेल्स डे बुक, अब एक्चुअल सेल्स ट्रीट करोगे तो सेल्स डे बुक के थ्रू से ही जाना है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2 कार्स व्हिच हैड कॉस्ट 55,000 ईच हैव बीन सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। 55,000 का 2 कार जो है इन्होंने भेज दिया, ठीक है, 55,000 का 2 कार, तो यहाँ पर 2 कार होगा तो 55,000 इंटू 2, 1,10,000। 1,10,000 का कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट मतलब इनको बनाने का खर्चा ही 1,10,000 होता है, तो इन्होंने 1,10,000 का 2 गाड़ी भेज दिया 55 करके। अच्छा, अब डेबिटेड टू कस्टमर एट 75,000 ईच, 55,000 का गाड़ी उन्होंने 75,000 में बेचा, मतलब 55,000 उनका प्राइस आ रहा है, उन्होंने भेजा है बेचने के लिए 75,000 प्राइस लगा के, ठीक है। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर, कस्टमर के पास 2 गाड़ी पड़ा हुआ है जिसका अप्रूवल नहीं आया, उसका कॉस्ट क्या है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट में निकालना है, अभी कॉस्ट ही तो निकाला हम लोगों ने, अभी इसका कॉस्ट ही तो निकाला। 55,000 करके अगर 2 गाड़ी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है 1,10,000। 1,10,000 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर होगा 1,10,000। ये कॉस्ट ही तो हमें निकालना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, ये तो कभी सेल पे होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, 7th नंबर देखो, ए ट्रेडर हैज क्रेडिटेड सर्टेन आइटम्स ऑफ सेल ऑन अप्रूवल एग्रीगेटिंग 60,000 टू सेल्स अकाउंट। ट्रेडर ने क्या किया, क्रेडिट किया है कुछ आइटम को, अप्रूवल बेसिस पे बेचा था, कितना, 60,000, मतलब डेटर टू सेल किया है, सेल को क्रेडिट किया है, सेल को क्रेडिट करने का मतलब सेल्स कितना, 60,000 अप्रूवल बेसिस पे, तो ये कैजुअल सेल हो गया। ऑफ दिस गुड्स ऑफ वैल्यू 16,000 हैव बीन रिटर्न, 60,000 में से 16,000 रिटर्न हो गया, तो क्या हो जाएगा, सेल्स टू डेटर रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर 16,000 का रिटर्न हो गया। एंड टेकन देम इनटू इन्वेंटरीज एट कॉस्ट 8,000, और ये 16,000 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 था, ठीक है। अच्छा, दो द रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज ओमिटेड इन द अकाउंट, बट ये एंट्री डालना ये लोग भूल गए, देखो रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज ओमिटेड इन द अकाउंट, नहीं दिया। In respect of another parcel of 12,000, cost being 6,000, the period of approval did not expire on the closing date. तो 12,000 का ऐसा अभी भी सामान है जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, जिसका सेल प्राइस 12,000 है, कॉस्ट प्राइस 6,000 है, और अप्रूवल टाइम अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो कितना ऐसा स्टॉक है जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, उसका कॉस्ट बताओ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। फिर से एक बार बताते हैं, देखो एक ट्रेडर है जिसने 60,000 का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचा था सामान, ठीक है, जिसमें से 16,000 का सामान रिटर्न आ गया, और बाकी सामान में से सिर्फ 12,000 का ऐसा सामान है जो कस्टमर के पास 6,000। पड़ा, 6,000, क्योंकि सिर्फ इसी का तो हमारा क्या होगा, इसी का हमारा क्या हुआ है, 12,000 वाला सामान का ही अभी तक टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, बाकी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो 12,000 वाले सामान का अगर टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें ऐसा स्टॉक मानना पड़ेगा जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो ये 6,000 ही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन
सी। 8th नंबर देखो, अंडर सेल्स और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज पास्ड ओनली। ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, बोलो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? व्हेन द रिटेलर गिव्स हिज अप्रूवल इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड पीरियड बोथ ए एंड बी। बोलो क्या होगा? बोल रहा है कि कब हम लोग बोलेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया? जब रिटेलर अपना अप्रूवल दे देगा कि हाँ हाँ मुझे खरीदना दोनों। है। दोनों, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है, रिटेलर बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नॉर्मली ये डीलर और रिटेलर के अंदर ही ये कंसेप्ट पहले चालू था, अभी कस्टमर को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने यही पढ़ा ना। अच्छा, अब देखो, इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, गुड्स अगर स्पेसिफाइड पीरियड में रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग उसे सेल मान लेते हैं, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अंडर सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, बहुत कम ट्रांजैक्शन होता है, द सेलर व्हाइल सेंडिंग द गुड्स ट्रीटेड देम एज, बोलो, कैजुअली। फ्यू मतलब कैजुअली होता है, तो कैसा ट्रीट करते हैं? अगर अप्रूवल बेसिस पे सामान भेजते हैं तो उसे क्या ट्रीट करते हैं? ऑर्डिनरी सेल, और उसका एक एंट्री कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑर्डिनरी सेल एंड एंट्री फॉर नॉर्मल सेल इज पास्ड इन द बुक्स। ठीक है, ऑर्डिनरी सेल ट्रीट करेंगे और उसका एंट्री जो है वो हम लोग पास करेंगे। अंडर सेल्स और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस व्हेन ट्रांजैक्शन आर फ्यू, मतलब वही कैजुअल सेल वाला, एंड द सेलर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिवर्स द सेल एंट्री, देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन सब्सिक्वेंट डेट? मान लो ईयर एंड हो गया, नो एंट्री पास्ट। नो एंट्री, कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दिखा चुका है, तो फिर रिटर्न एंट्री करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। मेरा गुड्स जो है वो कस्टमर के पास था, तो मैंने क्या किया, ये रहा कस्टमर, ठीक है, कस्टमर के पास मान लो हमारा 10,000 का सामान है, ठीक है, कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया था लेकिन हमारा ईयर एंड हो गया था, तो हम लोगों को अपना अकाउंट्स बनाने के लिए इस 10,000 का क्या ट्रीटमेंट किया, हम लोगों ने इस 10,000 को अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि 10,000 का स्टॉक हमारे ही पास है, मतलब हमारा स्टॉक है लेकिन है कस्टमर के पास, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। अब कस्टमर उसे रिटर्न कर रहा है, तो क्या करे, रिटर्न करे तो करने दो, हम लोग को तो कुछ करना नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलरेडी उसे दिखा दिया है कि हमारा स्टॉक है। ठीक है, तो ऑलरेडी सेल का कैंसिल तो एंट्री तो हम लोगों ने कर ही दिया, सेल का कैंसिल एंट्री मतलब रिटर्न जैसा ही हो गया, तो 10th का क्या हो जाएगा, नो एंट्री, यानी ऑप्शन ए। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखो, इलस्ट्रेशन 1, a firm sent goods on sale or return basis, customers having the choice of returning the goods within a month, एक महीने के अंदर गुड्स रिटर्न कर देना है। ड्यूरिंग मई 2020, ये मई मंथ का है, ये सब डेट है, 2 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 18, 20 और 27। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सेंट। कस्टमर पी को गुड्स भेजा गया 15,000 का, बी को 20,000, क्यू को 28,000, डी को 3,000, ई को 1,000 और आर को 26,000। तो कस्टमर का अलग अलग डेट बता दिया है, इस डेट पे कस्टमर को जो है इतना इतना गुड्स भेजा गया है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड मतलब जो मेंशन है दैट इज ए मंथ, एक महीने के अंदर। पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, पी और क्यू ने रिटर्न कर दिया, पी और ये क्यू, ये दोनों ने कर दिया है रिटर्न। ठीक है, एंड बी डी ई, और बी डी और ई, ये तीनों ने क्या कर दिया है, गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मतलब खरीद लिया। सो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर पी फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट ऑन 15 जून। हमें अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, यानी लेजर। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है यानी लेजर बनाने के लिए बोल रहा है। लेजर का नाम क्या है, देखो, लेजर का नाम है सेल और रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग सेल और रिटर्न अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये कैसे होगा, सेल और रिटर्न अकाउंट। तो लेजर जैसे होता है 4 आइडेंटिकल कॉलम के साथ, तो क्या क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा देखो,
यहाँ पर डेट, सबसे पहले सेल कितना हुआ है, तो ये पूरे मई मंथ में इतना सेल हुआ है, तो सारा टोटल करके बोलो मुझे सेल कितना हुआ है। 15,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 26,000, तो 3,000 प्लस 1,000 4 एंड 26 30 और यहाँ पर 20 50 और यहाँ पर कितना हो गया 50 प्लस 28 प्लस 15 कितना हो रहा है, देखो 50 प्लस 28 प्लस 15 कितना हुआ 93, तो टोटल सेल हुआ है 93। तो बोलो सेल का एंट्री क्या होता है, सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर टू क्या होता है, बोलो डेटर टू सेल, डेटा टू सेल। तो ये सेल अकाउंट है, सेल में सेल तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय डेटर। बाय डेटर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग जो सबको आता ही है, बाय डेटर अकाउंट कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं गुड्स 93,000। हाँ 93,000, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न अच्छा, अब इसमें से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल गया है कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न कर दिया और 2 बाकी लोग जो है उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। तो जिन्होंने रिटर्न किया उनका डेट देखो क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू जो है उन्होंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न कब कर दिया है ये देखो 15 जून को, 15 जून को रिटर्न कर दिया, ठीक है। चलो 15 जून को यहाँ पर लिखेंगे टू, यहाँ पर हम लोग नाम लिख सकते हैं या फिर दो कस्टमर है तो हम लोग सन्ड्रीज लिख सकते हैं, सन्ड्री डेटर होता है ना, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग जिनका नाम उतना नहीं लिखना है, हम लोग मिला जुला के लिखना चाहते हैं, दैट इज सन्ड्रीज होता है, ठीक है। अलग अलग लोगों को नाम मेंशन नहीं करके बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग उसको सन्ड्रीज बोलते हैं। तो पी और क्यू 15 और 28 कितना हो जाएगा, ऐड करके बताओ कितना रिटर्न जनरेट हुआ, 43,000 है ना, रिटर्न हो गया 43,000, तो 93 से अगर 43 रिटर्न हो गया और कितना फिर सेल के लिए किन्होंने हाँ बोल दिया, सेल के लिए बीडीई ने हाँ बोला है, सबने नहीं बोला है। अच्छा बीडीई तो कितना सेल अप्रूव्ड हुआ 24,000। हाँ 24,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 31 ऑफ मई को, यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 22 सन्ड्रीज सेल्स 24,000, तो इसका मतलब एक ऐसा गुड्स तो होगा, मतलब ऐसा सेल तो हुआ है जिसका अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, उसका अमाउंट कितना होगा, 93 में से 43 रिटर्न कंफर्म, तो बचा कितना 50 में से 24 सेल हो गया कंफर्म, तो बाकी जो है उसका अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया, तो उसको हम लोग क्लोजिंग दिखा सकते हैं 93,000 माइनस 43 26,000। 26,000, तो ये हो गया 93,000, ठीक है। तो हमें ये अकाउंट एक प्रिपेयर करने बोला था, और नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करने बोला है, देखो शोइंग द बुक्स ऑफ द फर्म सेल्स और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर पी का अकाउंट बनाने बोला है, ठीक है। चलो पी अकाउंट बना लेते हैं। पी ने क्या किया है, रिटर्न किया है, रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर है ना, तो यहाँ पर भी सेम वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बोलो रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स कैंसिल हो जाता है, सेल्स डेबिट हो जाएगा, सेल्स डेबिट टू पी, तो पी में पी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय सेल्स, डेट है 31 ऑफ मई, बाय सेल्स और रिटर्न, बोलो कितना लिखना पड़ेगा, पी का कितना था देख लेते हैं, पी का था 15,000। 15,000 15,000। अच्छा यहाँ पर अब इसे क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे करेंगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न में पी का नाम आया हुआ है, सन्ड्रीज में कौन कौन है, पी है, ये देखो सन्ड्रीज में कौन कौन है, सन्ड्रीज में हमारा, इसको कैंसिल करते हैं, सन्ड्रीज में हमारा पी है और क्यू है, ये दोनों ने रिटर्न किया था, तो एक्चुअली ये एंट्री जो है ये पी और क्यू के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर पी का एक क्रॉस एंट्री यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो 31 ऑफ मई 2020, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर सन्ड्रीज ना लिख के कुछ ऐसा लिखते, जैसे कि सेल्स रिटर्न हुआ है ना टू पी टू क्यू, तो हम लोग बाई सेल्स रिटर्न बोल के यहाँ से दिखाते अमाउंट, लेकिन मैंने क्या किया टोटल में सन्ड्रीज बोल के दोनों का दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, टू
सेल्स और रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स और रिटर्न ये क्रॉस पोस्टिंग है, ठीक है, ये क्रॉस पोस्टिंग है। क्यों क्रॉस पोस्टिंग है फिर से बताते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर टू सन्ड्रीज ना लिखते तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे टू पी टू क्यू रिटर्न हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाई डेटर बोल के बाई डेटर ना लिख के या बाई सन्ड्रीज ना लिख के हम लोग बाई पी बाई बी बाई क्यू बाई डी बाई ई बाई आर बोल के अलग अलग लिख सकते थे, ठीक है। तो क्रॉस पोस्टिंग होगा ना, उसी तरह से क्रॉस पोस्टिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने सन्ड्रीज लिखा है, सन्ड्रीज में पी इंक्लूडेड है रिटर्न में, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 15,000, ठीक है। ये हो गया हमारा लेजर वाला मेथड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ऑन 31st of March 2020 गुड्स सोल्ड एट सेल प्राइस ऑफ 3,000 वे आर लाइंग विद कस्टमर। कस्टमर के पास 3,000 का सामान पड़ा हुआ है, वो सेल प्राइस है। रीतू टू हुम दिस गुड्स वेर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस वेर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। हम लोगों ने एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड किया था जब रीतू बोल के जो कस्टमर है उनको सेल किया था। सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रीतू, रीतू ने अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री प्रिज्यूमिंग गुड्स वेर सेंट ऑन अप्रूवल एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला बात है हम लोगों ने एक कस्टमर रीतू को 3,000 रुपीज का सामान बेच दिया है, ठीक है, लेकिन रीतू ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो ये उनको हम लोगों ने सेल प्राइस बताया था, लेकिन इसमें तो हम लोगों ने प्रॉफिट जोड़ा होगा। तो कितना प्रॉफिट जोड़ा है उसके लिए हमें एक रेट भी बता दिया है। प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्लस 20%, मतलब 100 रुपए का चीज 20 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, 120 में बेचते हैं। लेकिन करेंटली जो प्रोडक्ट हम लोगों ने भेजा था ना रीतू को, वो क्या हो गया है, वो मार्केट प्राइस उसका थोड़ा फॉल कर गया है, 10% कम हो गया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट लेस 10%। तो यहाँ पर हमें फिर क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें 31 दिसंबर का एंट्री करने बोला है। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर आ गया है जो कि हमारा ईयर एंड है। तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा, हम लोग 31 दिसंबर 2020 को हम लोग पहले सेल्स को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो सेल्स टू क्या हो जाएगा, सेल्स टू ऋतु, सेल्स को तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक दिखाने के लिए। कितने का सेल कैंसिल करेंगे, 3,000 का। उसके बाद बोलेंगे कि ये हमारा ऐसा स्टॉक है जो हम लोग, हमारा स्टॉक तो है बट हमारे पास नहीं है, कस्टमर के पास है। तो इसको क्या लिखते हैं, इन्वेंट्रीज लाइन विथ कस्टमर्स टू ट्रेडिंग। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितने में कैलकुलेट करें। तो आज वैसे भी हम लोग जो इन्वेंट्रीज चैप्टर करेंगे उससे तुम लोग को और भी आइडिया हो जाएगा। वैसे ये 11 में तुम लोगों ने किया होगा कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। जो लोअर होगा उसी में हमें अपना स्टॉक का वैल्यू करना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट से जो पैसा हम लोग निकाल सकते हैं उस प्रोडक्ट को बेच के। तो यहाँ पर कॉस्ट कितना है, सेल वैल्यू तो है, जो प्रोडक्ट का हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बनाए हैं उसका सेल वैल्यू है 3,000, ठीक है। कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट कितना है 3,000। यहाँ पर बता रखा है कि हम लोगों ने जो बेचा है वो 20% प्रॉफिट लगा के बेचा है, तो ये 120 का वैल्यू बता रहा है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, इंटू 100। कैसे, ये देखो, कॉस्ट प्रॉफिट सेल, मैंने लास्ट दिन तुम लोग को ये बहुत क्लियरली समझाया था, ठीक है। हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, वो पढ़ लेना चाहिए। प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। तो सेल वैल्यू 120 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमें सेल वैल्यू दे रखा है, मतलब हमें 3,000 जो कि इसके साथ इक्विवेलेंट है, हमें कॉस्ट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालेंगे तो इंटू 20 करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालेंगे तो इंटू 100 करना मैम पड़ेगा। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट, स्क्रीन शेयर चला गया, দেখা যাচ্ছে না। ও कौन कौन चला गया বুঝতে পারিনি तो। अब दिख रहा है, हाँ मैम। अच्छा यस मैम। ओके ठीक है। देखो तो फिर कितना हो रहा है 2,500, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट कितना हो गया 2,500।
अच्छा, अब ये 2500 है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम हुआ है। इस बीच में ये जो रितु को सेल किया और रितु ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया, इस मिडिल में जो प्रोडक्ट का हम लोगों ने सेल किया था ना, उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। कितना हो गया उसका प्राइस? 10% कम हो गया है। इसका मतलब हम लोगों ने जब खरीदा था तब उसका कॉस्ट 2500 था, लेकिन अभी अगर कोई खरीदेगा तो उसको कितना प्राइस आएगा? क्योंकि 10% इस चीज का प्राइस कम हो गया है। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों ने मार्केट से एक सामान खरीदा था 100 रुपए का, और कल पता चला कि उसका प्राइस और भी 10% कम हो गया है, तो कल जो लोग खरीदेंगे उनको कितने में मिलेगा? 90 रुपीज में। बोलो समझ में आया कि नहीं? आज अगर तुम लोगों ने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए में, फिर कल पता चला कि उस चीज का मार्केट प्राइस 10% कम हो गया है, तो कल अगर कोई खरीदेगा, जब कल मार्केट ओपन होगा, जो लोग खरीदेंगे उनको कितने में मिलेगा वही सेम प्रोडक्ट? 90 रुपया। 90 रुपीज में। तो ये 2500 का सामान था, ठीक है, ये मेरा पुराना स्टॉक था, ठीक है, पुराना स्टॉक था, 2500 का था, लेकिन नया स्टॉक जो है वो और भी कम में आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसका प्राइस कम हो गया। हो ही सकता है ना, जैसे मान लो कि अगर अभी चीनी का दाम ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तो जिनके जो ये महंगा प्राइस में चीनी खरीद रहे हैं, कल 2250। 2250 करेक्ट, अगर कल अचानक से प्राइस जो है वो कम हो जाता है, तो उनके पास वो महंगा वाला जो चीनी है, क्या महंगे में कोई खरीदेगा? बोलो, जो महंगा चीनी पड़ा हुआ है कोई महंगे वाला तो नो मैम। खरीदेगा नहीं। सब तो वहीं पर दौड़ेंगे ना, जिनके पास फ्रेश कम प्राइस वाला स्टॉक आया है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? अपने स्टॉक को कम में दिखाना पड़ेगा, लॉस तो लेना ही पड़ेगा। अपने स्टॉक को जो है कम में दिखाना पड़ेगा, तो कितना कम दिखाएंगे? 2500 माइनस 2500 इंटू 10%, इतना कम करके दिखाना पड़ेगा। तो 2500 से 250 लेस कर दो, ये हो गया 2250। ठीक है, तो 2250 में हमें दिखाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने चीनी का एग्जांपल दिया कि कल अगर हम बेच रहे हैं सपोज 80 रुपीज पर किलो करके बेच रहे हैं, सभी वही बेच रहा था, ठीक है, अचानक से चीनी का दाम कम हो गया, सब 75 करके बेचने लगे, बट मेरे पास तो वही वाला स्टॉक है जिसको मैं 80 में बेचते थे, मेरे पास तो वो कम दाम वाला है नहीं, लेकिन मुझे भी 75 में बेचना पड़ेगा, नहीं तो कोई लेगा नहीं, या तो फिर रख देना पड़ेगा, फिर उसको रखने का खर्चा लग सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें अगर अपना कॉस्ट जो है, बात इतना है कि हमारा जो स्टॉक है उसे हमें हमेशा लोअर वैल्यू में वैल्यू करना चाहिए। अब वो लोअर वैल्यू कैसे चेक करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट तो 2500 है, लेकिन मार्केट में इसका वैल्यू 2250 है। मार्केट में इसका वैल्यू जो है वो 2250 है। ठीक है, तो हमें 2250, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये है एनआरवी। कैसे पता चला ये एनआरवी है? क्योंकि इसको मैंने मार्केट वैल्यू में वैल्यू किया ना। ये देखो मार्केट वैल्यू क्या है, 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मार्केट में ही तो चीज बिकेगा, तो उसी से मुझे रियलाइज होगा। रियलाइज मतलब क्या? कुछ मिलना। तो 2250 में रिकॉर्ड करना, इन दोनों में कम जो है उसी में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये इससे ये कम होता तो फिर हमारा वैल्यू जो कम होगा वही लेना पड़ेगा। तो 2250 इज लोअर वैल्यू, ये दोनों में से कंपेयर करने पे तो ये 2250 में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हो गया, ये चीज ही करना था यहाँ पर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर द पर्टिकुलर ऑफ व्हिच आर एज अंडर। पूरा डिटेल्स दे दिया, ठीक है, कब कौन कौन से कस्टमर को गुड्स भेजा गया था। तो 10 दिसंबर, 12 दिसंबर ऐसे करके मेसर्स एबीसी, मेसर्स डीएफ, ये सब कस्टमर का नाम है, ये सब डेट है कब कब सामान भेजा गया, कितने का, ये अमाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 2019। कब कब इंफॉर्मेशन मिला, किस गुड्स का मिला, किस गुड्स का नहीं मिला, उसका डिटेल्स दिया हुआ है। ये जो है, ये वाले गुड्स रिटर्न हो गए थे 16 तारीख को, ये वाले गुड्स में से इतने रिटर्न हो गए थे। ठीक है, अच्छा, ये जो है मेसर्स डीईएफ, इसमें से इन्होंने रख लिया था, उसका इंफॉर्मेशन 24 तारीख को दिया इन्होंने। ठीक है, 25 वाला जो गुड्स था उसका रिटर्न हो गया है 28 को। 28 को उन्होंने बोल दिया कि हाँ मुझे रखना है। 30 तारीख को जो गुड्स बेचा गया था उसका अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच। मतलब किसी को रखना है या नहीं रखना है उसका डिसीजन 15 दिन के अंदर लेना पड़ेगा।
फेलिंग विच, अगर कोई ये गलती कर देता है, विल बी ट्रीटेड एज सेल। 15 दिन के अंदर अगर इंफॉर्मेशन देने में भूल जाते हैं तो फिर सेल ही मानना पड़ेगा, मतलब कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता है। 15 दिन के अंदर रिटर्न करो, नहीं किए हो तो खरीद लो, नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, हम लोग सेल मान चुके हैं, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया था जो भी करना है 15 दिन के अंदर डिसीजन लेना है। द बुक्स ऑफ एक्स आर The books of X are closed on 31st December 2020. 31st December 2020 को बुक्स जो है वो क्लोज हो जाता है। अच्छा, हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है? हमें बोला है यहाँ पर देखते हैं क्या प्रिपेयर करने बोला है। ये देखो, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, हमें एक डे बुक बनाने बोला है, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाने बोला है, मतलब मेमोरेंडम वाला। ठीक है, मेमोरेंडम वाला हमें बोला है। तो देखो कैसे होगा, तो हमें एक पहले डे बुक बनाना है। ठीक है, डे बुक में हमें क्या क्या होगा, फॉर्मेट ये देखो, इलस्ट्रेशन 3 है, डेट, यहाँ पर हो जाएगा पार्टी नेम, या फिर पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स में हम लोग ये लिखेंगे किनको बेच दिया सामान। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, कितने का बेचा, फिर यहाँ पर फिर से डेट देंगे कि क्या हुआ, सेल हो गया मतलब सोल्ड, या रिटर्न, या फिर रिटर्न हो गया, उसका कैलकुलेशन हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे पहला देखो, पहला कस्टमर कौन है, दिसंबर 10 को बेचा गया था। ठीक है, मेसर्स एबीसी, मेसर्स एबीसी, कितने का सामान, 10,000। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये अपने आप बंद कैसे हो जा रहा है आज, हो क्या गया है? मेरा तो हाथ तो टच नहीं हो रहा है, हाथ तो मेरा बहुत दूर है। अब देखो, यस मैम दिख रहा है। अपने आप कैंसिल हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, 10,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इस गुड्स का इंफॉर्मेशन क्या हुआ, बोल रहे कि 31 दिसंबर तक इन्होंने कुछ नहीं बताया, 15 दिन टाइम मिलता है। तो इनका लास्ट डेट कब था, मतलब अगर रिटर्न करना है, रखना है, जो भी करना है 15 दिन के अंदर बताना था। तो 15 दिन अगर हम लोग देखते हैं 15 डेज आफ्टर 10, कौन सा डेट जो है वो 15 डेज आफ्टर कौन सा डेट आएगा? मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 10 तारीख को बेचा था, 15 दिन के अंदर बताना है लेना है कि नहीं लेना है, तो कौन सा डेट, कौन से डेट के अंदर बताना पड़ेगा? मुझे लगता है आज कोई नेटवर्क इशू है, इसी वजह से स्क्रीन भी चला जा रहा है, तुम लोग भी बार बार आउट हो जा रहे हो। 25 दिसंबर। 25 दिसंबर बोल रहे हो? यस मैम 25 दिसंबर। हाँ, ये देखो 25 तो हो रहा है ना, 10 तारीख के बाद 15 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, 25, यानी जो भी डिसीजन लेना था मेसर्स एबीसी को 25 लेना था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 31 दिसंबर आ गया, कुछ नहीं बोला, तो फिर कंपनी क्या करेगी, एक्स क्या सोचेगी, एक्स जो इंडिविजुअल जिन्होंने ये सेल किया है वो क्या एजम्पशन लगा सकती है, बताओ? एक्स की भाव हो चुका है। सेल हो चुका है, एक्स क्या सोचेगा, सेल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 दिसंबर को वेट था उनको, 25 दिसंबर को उन्होंने क्या मान लिया, सेल हो गया, कितने का, 10,000 का। रिटर्न नहीं मानेगी और रिटर्न लेगी भी नहीं, टाइम चला गया ना। 12 दिसंबर 12 को मेसर्स डीईएफ, मेसर्स डीईएफ को कितने का सेल किया गया था, 15,000। उन्होंने रिटर्न कर दिया है, कब किया है, 15 दिन के अंदर करना था, तो 12 तारीख, और उन्होंने 16 तारीख को ही रिटर्न कर दिया, मतलब लगभग 4 दिन के अंदर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 दिन के अंदर रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को रिटर्न मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, बताओ? 4 दिन के अंदर रिटर्न किया है तो सही है ना, गलत कहाँ है? 15 दिन टाइम था, 4 दिन के अंदर रिटर्न कर दिया, ठीक है, लॉजिकल है, तो रिटर्न मानेंगे। दिसंबर 16 दिसंबर को उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कॉलम में लिख दो कितना, 15,000, पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया ना। फिर 15 दिसंबर 2019 मेसर्स जी एच आई इनको बेचा है, कितने का सामान, 12,000।
इन्होंने क्या किया है देखो, गुड्स और 2000 रिटर्न और 20 तारीख को रिटर्न किया, क्या रिटर्न ले ले? 15 तारीख को बेचा था, 20 तारीख को रिटर्न किया, क्या रिटर्न मान सकते हैं? बोलो क्या रिटर्न मान सकते हैं? বলো রিটার্ন হবে কি হবে না? 15 ডিসেম্বর সেল করেছি, 20 তারিখ রিটার্ন করছে, 15 দিন টাইম দেয়া ছিল, রিটার্ন হবে কি হবে না? রিটার্ন মানতে পারবো কি পারবো না? अरे बोलो। तुम लोग का आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है ना सबको? देखो तुम लोग का आवाज आ रहा है, कम से कम ये कंफर्म करो आवाज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो नेटवर्क इश्यूज अगर हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हेलो, आवाज आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं आ रहा है शायद आवाज। मेरा आवाज आ रहा है सबको? স্নেহাশী, সৌম্যদীপ, বিশ্বজিৎ, আওয়াজ আসছে? यस मैम आ जाते। আসছে তো? তাহলে বলো। হ্যাঁ। আমি তো একটা সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, বলো, বলতে পারবে? 15 তারিখ বিক্রি হয়েছিল, রিটার্ন করছে 20 তারিখ, তো টাইমের মধ্যেই তো করছে, 15 দিন পর বলতে হবে 15 তারিখ কিনেছে, 20 তারিখ রিটার্ন করে দিচ্ছে মেসার্স জিএইচআই, তাহলে রিটার্নটা নেবো কি নেবো না? মানে রিটার্ন নিতে হবে কি হবে না? তুমি যদি আজকে অনলাইনে কিছু অর্ডার করো, লেখা ছিল 15 দিনের মধ্যে রিটার্ন করলে হবে, তুমি 20 তারিখ 5 দিন পর রিটার্ন করছো, তাহলে ফ্লিপকার্ট রিটার্ন নেবে কি নেবে না? বলো, নিতে হবে কি হবে নেবে না তো। কেন নেবে না? 15 তারিখ তুমি কিনেছো, তোমাকে লেখা ছিল ডেট কি অফ বড় হয়ে গেছে। নেবে তো তুমি, তোমার তো 30 তারিখ পর্যন্ত টাইম ছিল, 15 তারিখ ও যদি তুমি তাহলে 30 তারিখ, হ্যাঁ आराम से रिटर्न নিতেই হবে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে রিটার্ন নেবে, ওইটাই বলছি। तो ये देखो रिटर्न तो लेगा 20 दिसंबर रिटर्न लेगा, तो रिटर्न कितना लेगा? 2000, क्योंकि 2000 ही रिटर्न किया है, बाकी रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, तो बाकी रिटर्न नहीं किया है और 31 दिसंबर आ चुका है, क्वेश्चन तो वही है ना कि 31 ডিসেম্বর आ चुका है, 31 ডিসেম্বর এসে গেছে, তার মধ্যেই জিনিসগুলো হয়েছে, তাহলে কি করব? তাহলে 20 তারিখের মধ্যে রিটার্ন যেটা হয়েছে হয়েছে, আর যেটার ব্যাপারে কিছু বলনি সেটা কি হবে? 12,000 এর জিনিস নিয়েছিলে, 2,000 এরটা রিটার্ন করে দিয়েছো, 10,000 এর ব্যাপারে এখনো কিছু বলনি, 31 চলে এসেছে, তো তোমার কাছে টাইম কতদিন ছিল? তুমি 15 তারিখ যদি কিনেছো, তোমাকে 15 দিন সময় দিয়েছে, তাহলে 30 তারিখের মধ্যে তোমাকে জানাতে হবে, তাহলে তোমাকে 30 তারিখের মধ্যে জানাতে হবে, কিন্তু তুমি 30 তারিখের মধ্যে জানাওনি, তাহলে কি হবে? 31 চলে এসেছে, তাহলে কি হবে বলো? নর্মাল ব্যাপার তো, আমি 15 তারিখে 15 দিন আমার সময় ছিল, 15 দিনের মধ্যে আমি জানাইনি, তাহলে আমাকে ওই জিনিসটা কিনে নিতে হবে, ওটা তো আমার সেল হয়ে গেল। কি সেল হলো কি হলো না? যদি আমি 15 তারিখের 15 দিনের মধ্যে কিছু না বলছি, রেখে নিয়েছি নিজের কাছেই জিনিসটা, তাহলে তো আমি আর রিটার্ন করতে পারবো না, ওটা সেল হয়ে গেল। তো কত সেল হবে? 10,000। तुम लोग को सबका आवाज मुझे नहीं आ रहा है ना, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, একটু প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় সবার, কোনো কারণে আজকে নেটওয়ার্কটা ডিস্টার্ব করছে। अच्छा अभी सबको सुनाई दे रहा है? সবাই শুনতে পাচ্ছো মোটামুটি? यस मैम। अच्छा फिर देखो 20 तारीख को दिसंबर 20, ठीक है, फिर दिसंबर 20 को देखो किसको सेल हुआ है? मेसर्स हाँ डीईएफ, फिर से डीईएफ इनको बेच दिए हैं, कितने का सामान? 16,000। अच्छा तो इनको कितने दिन के अंदर कुछ भी अगर बताना है, कितने दिन के अंदर बताना है? 20 तारीख को खरीदा है, 15 दिन के अंदर बताना है, तो कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा? 35। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, किसी भी मंथ में 35 डेज होता है? हाँ किसी भी मंथ में 35 डेज तो नहीं होता है ना, तो हम लोग ये कौन सा डेट आ जाएगा? 31 के बाद 4 दिसंबर है ना, 4 दिसंबर। तो वैसे 24 तारीख इन्होंने अच्छा इन्होंने बता दिया 24 तारीख को कि मुझे रखना है, रिटेन मतलब मुझे प्रोडक्ट रखना है, इन्होंने ये बता दिया, तो पूरा सेल मान लेगा मिस्टर एक्स।
तो 24 तारीख के अंदर बता दिया, अच्छा बात है, तो पूरा बिक गया सामान, 16,000 का सामान बिक गया। उसके बाद दिसंबर 25 को बेचा गया है, दिसंबर 25 मेसर्स ए बी सी को बेच दिया, कितने का? 11,000 का, 11,000 का सामान बेच दिया। अब उन्होंने रख लिया, 28 तारीख को बता दिया, 25 तारीख को सामान खरीदा, 28 तारीख को कंफर्म कर दिया, 25 तारीख किने 28 तारीख बोले दी हमें शॉप किछु रखते चाहिए, माने सेल, ठीक है, तो सेल हो जाएगा 28 दिसंबर को सेल हो जाएगा, कितना? जितना बेचा था पूरा का पूरा 11,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 30 तारीख को 30 दिसंबर, दिसंबर 30 मेसर्स GHI, ठीक है, मेसर्स GHI 13,000, इन्होंने नो इंफॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर। अब बोलो 31 दिसंबर तक इन्होंने कुछ नहीं बताया, बात को सुनो, 30 दिसंबर को सेल हुआ है और सेल के बाद कितना दिन टाइम मिलेगा अपना डिसीजन सुनाने का? सेल करार 15 दिन पर बोलते हैं, 15 डेज बाद, है ना, और हम लोगों को इंफॉर्मेशन 31 तक कुछ नहीं मिला, तो ठीक है, हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्या कस्टमर को? एक ही दिन तो हुआ है, नहीं बोल सकते हैं, तो फिर क्या होगा? क्लोजिंग एंट्री दिखा, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो ये हो गया 13,000, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो ना सेल दिखा सकते हैं ना रिटर्न दिखा सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है? कॉलम का टोटल, चलो कॉलम का टोटल करो, कितना हो रहा है? 10,000, 15,000, 12,000, बोलो। 77,000। अच्छा, 77,000, और सेल कितना हो गया? 10, 10, 20, 20 और ये 47। 47, और टोटल 15,000, 2,000, 17,000। 17,000। तो दिस इज द टोटल सेल वैल्यू, दिस इज द सेल वैल्यू एंड दिस इज द रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो, हम लोगों ने ये तो बना लिया, अब हमें पॉइंट बी यानी गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट यानी लेजर, ठीक है। अकाउंट का नाम क्या है? गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न। टू 2019 का है, दिसंबर 31, 2019 डेट लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग कॉलम बना लेना, मैंने यहाँ ये लिखने से ऐसे लिखना पड़ेगा, डेट। ये तो तुम लोग को फॉर्मेट तो पता ही है, हम फॉर्मेट और क्या बताए, लेकिन फॉर्मेट तुम लोग को हमेशा करना है, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो उसमें मार्क्स जो है वो कट जाएगा, फॉर्मेट करना ही पड़ेगा उसी टाइम के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं सेल्स अकाउंट, तो डेटर टू सेल होता है, तो हम लोग यहाँ पर सेल रिकॉर्ड करेंगे, कितना सेल है? 77,000, तो बाई क्या हो जाएगा? बाई डेटर, ऐसे करके हाइफन देके लिख सकते हैं, गुड्स सेंट, कैसे डेटर है? जिनको अप्रूवल बेसिस पे बेचे थे, तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न 77,000, और यहाँ पर टू रिटर्न, जो रिटर्न हुआ, सेल कैंसिल हो जाएगा ना, सेल्स टू रिटर्न, कितना रिटर्न हुआ? ये वाला टोटल किया है हम लोगों ने 17,000, और सेल कितना हुआ? ये 47,000, बचा कितना? जिसका कोई अप्रूवल नहीं मिला, ये वाला देखो 13,000, यही बैलेंस है। हाँ, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो पक्का वही बना ना, 77,000 का सेल हुआ, इतना सेल अप्रूव्ड हो गया, इतना रिटर्न हो गया, और 13,000 का अभी तक हम लोग कुछ पूछ नहीं सकते, बिकॉज टाइम अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ, तो इसी वजह से हमारा ये होगा। तो देखो हो गया बस, तो पूरा पूरा चैप्टर ही हम लोगों ने डिटेल्स में कर लिया, कुछ मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखा, सारा क्वेश्चन आंसर थियोरेटिकल ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ से जो भी आए तुम लोगों से होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। अभी हम लोग दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इससे भी काफी क्वेश्चंस आता है, लेकिन ये चीज जो है तुम लोग बोल सकते हो ये तुम लोगों ने पहले भी किया है, आज ही थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है उस पे कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। देखो कैसे हम लोग अपना स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो देखो,
स्टॉक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये सोचते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है। जो गुड्स हमारे ईयर एंड में हमारे पास रह गया, जो हम लोग बेच नहीं पाए, हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा बेचने के लिए, जैसे मान लो हम लोग फर्नीचर खरीद के बेचते हैं, फर्नीचर खरीदा लेकिन कुछ फर्नीचर हमारे पास रह गया, ईयर एंड आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब यही स्टॉक नेक्स्ट ईयर जब हम लोग बेचने के लिए ले जाएंगे, उसको कौन सा स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। मान लो हम लोगों ने 1000 पीसेस ओपनिंग स्टॉक। हाँ, हम लोगों ने 1000 पीसेस चेयर खरीदा था, ठीक है, बेचने के लिए। उसमें से हम लोगों ने 800 पीसेस बेच दिया इस साल, ठीक है, इस साल 1 Jan 2021 और 31 December 2021। तो 800 पीसेस हम लोगों ने सेल कर दिया, तो बचा कितना, 200 पीसेस। दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन से डेट पे है, 31 दिसंबर पे, क्लोज डेट पे। अब यही वाला, क्या ये चेयर हम लोग नेक्स्ट ईयर नहीं बेच सकते हैं, क्या ये चेयर हम लोग नेक्स्ट ईयर नहीं बेचेंगे, जरूर बेचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1/1/2022 से, तब यही 200 पीसेस का जो चेयर है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक दो तरह का होता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, ये पहला बात है। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, गुड्स लाइन अनसोल्ड जो है उसी को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब गुड्स, ये देखो हम लिख देते हैं, गुड्स लाइन अनसोल्ड आर कॉल्ड, अभी इसका नाम हो चुका है, स्टॉक का नाम क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक, पहला पॉइंट। स्टॉक जो है वो टू टाइप का होता है, स्टॉक जो है वो टू टाइप का होता है, अभी उसको भी बताया मैंने क्या क्या होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। स्टॉक दो तरह का होता है। अब स्टॉक का वैल्यू कैसे करें, अभी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे तो हम लोग वही पढ़ रहे थे कि स्टॉक का वैल्यू कैसे करें, तो हम लोग कैसे कर रहे थे, कॉस्ट पे, ठीक है। फिर अभी आज एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट से भी दाम जो है मार्केट में उसका कम हो गया, तो हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट देखा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज लिखेंगे, स्टॉक इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड ऑन, इन्वेंट्रीज आर valued at कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी का मतलब होता है, लिखवा देते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर, इन दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लोअर, जिसका थोड़ा सा आज तुम लोगों ने इसका कैलकुलेशन मतलब कैसे होता है वो भी देखा, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, और क्या, फोर्थ तो लिखा नहीं है मैंने, ऐसे दिखाया है। कितना सारा मेथड होता है इन्वेंट्री वैल्यू करने का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। मेनली दो तरह का मेथड होता है इन्वेंट्री वैल्यू करने का, एक होता है हिस्टोरिकल मेथड, नाम है, ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड, और दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल मेथड। ये टू टाइप्स ऑफ मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल मेथड्स में क्या क्या आते हैं, एक होता है फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है फीफो, ठीक है। अच्छा, और होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। तो हिस्टोरिकल में ये चार मेथड होते हैं, और नॉन हिस्टोरिकल में क्या क्या होता है, नॉन हिस्टोरिकल में एक ही मेथड होता है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एडजस्टेड सेलिंग
प्राइस मेथड, मतलब अगर अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो अपने सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करो, पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करने से ही पता चल जाएगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो देखो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है कि सेल मतलब क्या होता है, बोलो सेल का मतलब क्या? सेल का मतलब ये होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बताओ क्या सेल का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा? अगर मान लो Yes, मैंने, ma'am. है ना, अगर मान लो मैंने 150 रुपए का सेल कर दिया, तो मैंने 150 में खरीद के किसी को 150 का बेच दिया, तो क्या बिजनेस हुआ? नहीं हुआ ना। मैंने अगर कोई भी प्रोडक्ट 150 में खरीदा और 150 में बेच दिया, तो ये ऑब्वियसली ये बिजनेस नहीं होता, ये सेल नहीं होता, ये तो किसी को कुछ लाके मैंने दे दिया, ठीक है, सेम प्राइस में। लेकिन मैंने वो चीज खरीदा था 120 में और 150 में बेच दिया, तो मैंने बिजनेस किया। क्यों? मैंने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? अगर 120 में खरीदा और 150 में बेच दिया, 30. 30। तो दिस इज माय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दिस इज माय कॉस्ट प्राइस, दिस इज माय प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सेल्स, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें बोला है कि इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक कैलकुलेट करो। तो स्टॉक को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अभी देखो कैसे होता है, वैसे भी हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में किया भी है, जो अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू, फिर क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन को इधर उधर करके चेंज करो। प्रॉफिट इक्वल टू क्या बोलेंगे? सेल्स Sale minus cost. कॉस्ट। इसको बस चेंज करो ना, हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है। ये सब हम लोग ये तीन चीज बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी है? बिजनेस में लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस होने से क्या होगा? मैंने 150 में कुछ खरीदा, ठीक है, सॉरी मैंने 120 में खरीदा और उसको बेचा मैंने 100 रुपए में, तो बोलो लॉस कितने का हुआ? मैंने 120 में कुछ खरीदा और मैंने बेच दिया 100 रुपए में, আমি 120 টাকা 120 টাকায় কিনে 100 টাকায় বিক্রি করলাম, तो मेरा लॉस हो गया 20। तो लॉस यानी यहाँ से -20 करना पड़ेगा। तो लॉस कैसे पता चलता है? जब खरीदे हुए दाम से भी कम में बेचना पड़ता है तब वो लॉस होता है। तो कॉस्ट से लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर सेल करके मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो ये पोर्शन होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर सेल करके लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट माइनस लॉस, ये वाला चीज होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू अगर सेल्स माइनस कॉस्ट होता है तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट माइनस सेल्स। इसको तुम लोग अरेंज करने से ही समझ में आएगा, अपने आप अरेंज करके देखो समझ जाओगे। और कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा सेल्स प्लस लॉस। देख लो, लॉस 20 रुपए का है, इधर 20 लिखोगे, इधर 120 माइनस 100 लिखोगे तो 20 आएगा कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट निकालना है, सेल्स प्लस लॉस। सेल्स कितना है? 100, लॉस कितना है? 21। 100 प्लस 20 करोगे तो कॉस्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे मतलब याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को अभी एकदम दिमाग में इसको याद कर लेना, ये तो मैंने जस्ट कंसेप्ट बताई, ये तो तुम लोग खुद ब खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। इसको मतलब रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ रहने दो, तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें दो चीज पता होना चाहिए, एक होता है बेच के प्रॉफिट, एक होता है मतलब खरीदे हुए दाम पे कितना प्रॉफिट हुआ। कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं 120 में खरीदा कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर ऐसे सोच सकते हैं 150 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो मुझे ये चीज बताओ, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 150, 120 और यहाँ पर 30, तो मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कितना हुआ? बोलो प्रॉफिट कितना हुआ? ये पूरे सिचुएशन में प्रॉफिट कितना हुआ? 30. 30 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बेच के कितना प्रॉफिट हुआ और खरीद के कितना प्रॉफिट हुआ, ये है मेरा क्वेश्चन। यानी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल, ये है मेरा क्वेश्चन। जैसे तुम लोग को अगर पूछे, तुम लोग को मान लो मैंने 100 मार्क्स का एग्जाम लिया, फुल मार्क्स 100, ठीक है, टोटल मार्क्स 100, तुम लोगों को मिला 65। सपोज तुम लोगों को मिला मार्क्स 65, तुम लोग को कितना परसेंट मिला? कैसे निकालते हो तुम लोग? कैसे निकालते हो? 100 में 65 आए, 65 by 100 65/100 इंटू into 100। 100. परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 जरूरी है। तो कितना परसेंट मिला? 65।
5%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कितना मिला आउट ऑफ 100। तो मैंने पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 तो नीचे 100 जाएगा। मैंने पूछा कितना प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कॉस्ट, तो नीचे कॉस्ट जाएगा। मैंने पूछा कितना प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ सेल, तो नीचे सेल जाएगा। तो बोलो नीचे कॉस्ट लिखने से कितना लिखे, नीचे सेल लिखने से कितना लिखे, ये बताओ। यहाँ से देख के ही बता सकते हो, यहाँ से देख के ही तो बता सकते हो। कॉस्ट में 120, सेल में 150। करेक्ट। और प्रॉफिट, दोनों केस में प्रॉफिट का थोड़ी ना चेंजेस है, प्रॉफिट का अमाउंट तो उतना ही है, 30 इंटू 100। अगर मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अब देखते हैं चलो क्या आंसर आता है। 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, तो ये 25% आ गया। और 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20%। ये 20% आ गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। अब इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25/100, इसको 20/100। तो इसको अगर शॉर्टकट करें तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ये 25, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/5। तो 1 रुपया प्रॉफिट जब 4 रुपया कॉस्ट, 1 रुपया प्रॉफिट तो 5 रुपया सेल, क्योंकि कॉस्ट अगर 4 है, प्रॉफिट अगर 1 है, तो सेल प्राइस तो 5 होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज तो मैंने तुम लोग को सेल ऑन अप्रूवल पे भी सिखाया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, वहां पर भी तो इसी चीज को मैंने डिस्कस किया। तो ये चीज पे क्लैरिटी होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज हमेशा अकाउंट्स बोलो, कॉस्ट बोलो, टैक्स बोलो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में, हर जगह पे काम आता है, ठीक है। तो एक होता है खरीदे हुए दाम पे कितना प्रॉफिट, एक होता है बेचे हुए दाम पे कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। बाकी प्रॉफिट तो उतना ही होगा 25%, मतलब प्रॉफिट तो उतना ही होगा अमाउंट में 30-30, लेकिन परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन सेल वो अलग हो जाता है। मतलब 150 में बेचा तो कितना प्रॉफिट कमाया 30, तो क्वेश्चन ये है 30 प्रॉफिट कमाया कितने में बेच के, तब 150 बोलना पड़ेगा। और 30 प्रॉफिट कमाया कितने में खरीद के, तब 120 बोलना पड़ेगा। इसी वजह से परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, लिखो if profit percentage is given, प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, but it is not mention that whether it is on cost or on सेल। मतलब हमें क्वेश्चन में दे दिया 25%, अब बोला नहीं है 25% ऑन प्रॉफिट और 25% ऑन सेल, तो हमें क्या एजम्पशन लेना चाहिए। तो हम लोग हमेशा एजम्पशन क्या लेंगे, देन एज्यूम ऑन सेल्स। कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो हमेशा मान के चलो कि ये प्रॉफिट जो है ये सेल के ऊपर ही बताया जा रहा है, ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो। ठीक है, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है। चलो देखते हैं कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है। सपोज ये है 1/4/2019, ठीक है, इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लो खरीदा है 100 यूनिट, 100 पीसेस, ऐसे कर लेते चलो 100 पीसेस चेयर, ठीक है। हम लोग फर्नीचर बेचते हैं तो चेयर खरीदा था, ठीक है। अच्छा, और प्रीवियस ईयर का 100 पीसेस चेयर हम लोगों ने परचेज किया, ठीक है, परचेज किया। और प्रीवियस ईयर का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में था 50 पीसेस चेयर बेचने के लिए प्रीवियस ईयर का, और हम लोगों ने इस बार 100 पीसेस चेयर खरीदा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कि हम लोगों के पास बेचने के लिए अब कितना पीसेस चेयर है बता सकते हो। मेरे पास पहले से ही 50 पीसेस था और इस साल और भी 100 पीसेस खरीद लिया, तो बता सकते हो बेचने के लिए कितना पीसेस चेयर है, बोलो। 50 पीसेस 150, 150 पीसेस चेयर है। अब मान लो हम लोगों ने पूरे साल भर में बिजनेस किया तो बेचा होगा। अब मान लो पूरे साल भर में सेल कर दिया 120 पीसेस चेयर, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा, 30, ठीक है, 30 पीसेस रहेगा।
150 था, 120 बेच दिया, 30 पीसेस चेयर हमारे पास रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बना, अगर फॉर्मूला में देखते हैं, फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। ये सब क्या है, ये मैंने यूनिट में बताया, मैंने पीसेस बताया, वैल्यू नहीं किया है, यूनिट, ये यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी किस में आंसर आया, यूनिट। अब उसी एग्जाम्पल को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों के पास 1 अप्रैल 2019 में ओपनिंग स्टॉक में 50 पीसेस चेयर था एट द रेट ऑफ 200 वाला, और हम लोगों ने परचेस किया 100 पीसेस चेयर एट द रेट ऑफ 250 वाला, ठीक है। और पूरे साल भर में हम लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया, कितना सेल दिखाया मैंने यहाँ पर 120, ठीक है। सेल मैंने 120। हाँ, तो सेल मैंने दिखाया 120 पीसेस एट द रेट ऑफ, सपोज हम दिखा रहे हैं एट द रेट ऑफ 300, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। थोड़ा सा मुझे एग्जांपल थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहाँ पर यूनिट्स को थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। यूनिट्स रहेगा तो हम कैलकुलेशन नहीं दिखा पाएंगे जो हम दिखाना चाह रहे हैं, यूनिट नहीं दिखाना चाह रहे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास चेयर था सपोज 10,000 का, ठीक है, और परचेस हम लोगों ने और भी किया 10,000 का चेयर था। हम यहाँ पर यूनिट दिखा रहे लेकिन थोड़ा सा अलग पैटर्न में दिखा रहे, चलो हम पूरा चीज को ही लिख के दिखाते। 50 पीसेस था, मैंने दिखाया था यहाँ पर 200 करके, हाँ, तो ये 10,000 का हो गया। फिर हम लोगों ने खरीदा 100 यूनिट 250 करके, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज का हमारे पास चेयर था, ठीक है। अब हम लोगों ने सेल कर दिया 120 पीसेस एट द रेट ऑफ 300, मतलब कितना सेल किया 36,000 रुपीज का हम लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। सेल हमारा कितना है 36,000, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में तो निकाल लेंगे जो कि हम लोगों ने निकाला, 50 पीसेस था, 100 पीसेस और भी आए, 150 पीसेस था, 120 पीस बेच दिया, 30 पीस क्लोजिंग स्टॉक में है। बट 30 पीस जो क्लोजिंग स्टॉक में है उसका वैल्यूएशन बताओ कि वैल्यू कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब यूनिट नहीं, क्वांटिटी में भी हमें आंसर बताना है। तो बताओ कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा, तब क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओपनिंग स्टॉक नो कितना मैम। है, नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, क्लोज परचेस कितना है 25,000, और माइनस कर देते हैं 36,000, तो क्या आ जाएगा। अगर हम लोग ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या ये एप्लीकेबल होगा, चेक करो। ये तो लॉस हो जाएगा, लॉस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये ऐसा होगा ही नहीं, क्यों, इसमें प्रॉफिट जुड़ा क्योंकि हुआ और है। सब कॉस्ट पे लगाया और सेल प्रॉफिट हुआ है। हाँ, ये 200 रुपए का था, ये 250 रुपए का था, ये तो हमारा खरीदा हुआ दाम था। हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना है तो हम लोग सेल थोड़ी ना दिखा सकते हैं, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये क्या नया चीज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो बेच रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, जो बेच रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है वो ढूंढो, ठीक है, जो बेच रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। तो हम लोगों ने जो 120 पीस बेचा, तो हम ये अजम्पशन देते हैं, पहले ये जो 50 पीस था वो बेच दिया, ठीक है। तो 50 पीस बेचा तो उसका कॉस्ट कितना था 50 इंटू 200, और बाकी और कितना पीस बेचा होगा 120 में, अगर 50 पीस पहले पुराना वाला बेच दिया तो नए वाले में से कितना बेचा होगा 70 पीस। 70 पीस कितना करके बेचा होगा 250 वाला बेचा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट कितना होगा 50 इंटू 200 कितना होता है 10,000, और 70 इंटू 25 मतलब 250 कितना हो जाएगा 17,500। तो टोटल करो कितना हो गया 20, 27,500। हाँ 27,500 का सामान हम लोगों ने 36,000 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कमाया ना, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर कितना लिखना चाहिए, यहाँ पर हमें सेल नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज ये किस पे है, ये कॉस्ट पे है।
ये किस पे है, ये कॉस्ट पे है। तो जो बेचा था उसका कॉस्ट कितना था, उसका कॉस्ट था 27,500, मतलब टोटल 35,000 का प्रोडक्ट था, उसमें से अगर हम लोगों ने 27,500 का सामान बेच दिया तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 7,500 का। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू में। तो वैल्यू में अगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर होगा ओपनिंग स्टॉक, इसका भी हमें वैल्यू देखना है मतलब रुपीज में, प्लस परचेज वैल्यू, अच्छा परचेज वैल्यू, अच्छा उसके बाद यहां पर हो जाएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू, जो वैल्यू होगा क्लोजिंग स्टॉक का वो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, पहले हम फॉर्मेट लिखवा देते हैं कैसे होता है, फिर हम लोग कौन सा मेथड करेंगे वो बता देते हैं। ये देखो हम लोग आज ये वाला मेथड करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये आसान है। उसके बाद ये सब मेथड करेंगे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ये वाला हम लोग करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस को इस तरह से एडजस्ट करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक मिनट, स्लाइड खत्म हो गया, स्लाइड निकाल लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक टू फाइंड, कैसे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कॉलम ऐसे बना के स्टेटमेंट फॉर्मेट में हमें करना है। पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। अब ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है, ये तो मैंने कुछ बताया नहीं। नॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास जो चेयर था, जैसे मैंने फर्नीचर बिजनेस का बात बोला, तो जो चेयर था हमारे पास, मान लो कुछ डिफेक्टिव चेयर्स भी है जिनके मान लो कलर वलर थोड़ा खराब हो गया है, क्या फ्रेश चेयर जितने में बिकेगा क्या डिफेक्टिव चीज भी उतने में ही बिक जाएगा या उससे कम में बिकेगा? अगर कुछ भी आइटम में थोड़ा उससे डिफेक्ट कम में, उससे कम में बिकेगा, तो हम लोग ऐसे आइटम को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल आइटम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आइटम को हम लोग एबनॉर्मल आइटम बोलेंगे। तो अगर ऐसा होता है क्वेश्चन में कि कुछ अच्छी चीज है कुछ डिफेक्टिव चीज है, तो हम लोग इसको दो तरह से दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये देखो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखेंगे परचेज, फिर उससे क्या माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर में ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जो भी यहाँ पर डेटा रहेगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर कुछ खरीदा है तो परचेज, ठीक है, परचेज। अगर कुछ परचेज में रिटर्न विटर्न रहेगा तो वो भी लिखेंगे, ठीक है, रिटर्न। या फिर परचेज करते हुए कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब के बाद टोटल हो जाएगा। ये पूरा चीज लिखने के बाद हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करने से हमें ये पता चलेगा कि कितना गुड्स अवेलेबल है सेल करने के लिए। ठीक है, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल ए लिख दिया। फिर हम लोगों को यहाँ से माइनस क्या करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसे हमें माइनस करना चाहिए। देखो वही तो लिखा था मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स से प्रॉफिट को लेस करके। तो सेल्स लेस, अगर कोई रिटर्न होगा तो रिटर्न, फिर लेस क्या करेंगे प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ है, बाई चांस अगर लॉस हुआ है तो लॉस क्या हो जाता है, सेल में ऐड हो जाता है। ये देखो, अब कंफ्यूज मत हो जाओ, सेल में लॉस ऐड हो जाता है। ये देखो लॉस जो है सेल में ऐड हो जाता है, सेल प्लस लॉस करने से कॉस्ट आता है, हमें तो कॉस्ट ही निकालना है ना, तो ये हो गया लॉस। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके ये सारे कॉलम को हमें भर देना है हम, और यहाँ पर ऐसे लाइन नहीं दे रहे, चलो एकदम लास्ट में दे दे रहे। इस तरह से हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, देखो कैसे कैलकुलेशन होगा।
एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ जाएंगे हम लोग। पहले करेंगे यहाँ पर इलस्ट्रेशन 5 करेंगे जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है। इलस्ट्रेशन 5 नहीं, सॉरी, इलस्ट्रेशन 6, ये वाला नॉन हिस्टोरिकल मेथड। इलस्ट्रेशन 6 देखो क्या दिया हुआ है। मेसर्स XYZ आर इन रिटेल बिजनेस, ठीक है, एक ये लोग रिटेल बिजनेस करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ फॉर द ईयर 31st ऑफ मार्च 2020। ये रिकॉर्ड हमें मिला है, क्या है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्स। सब्जेक्ट टू मतलब अभी इस पे ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स लगना है, ठीक है। तो इतने का सामान खरीदा, अगर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, क्या हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम लोगों ने 15,75,500 का गुड्स खरीदा है, सप्लायर बोल रहा है आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या इससे ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स हमारा क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा और टैक्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हमें एक्चुअल परचेज प्राइस पता चल जाएगा। अगर हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, उस पर डिस्काउंट लग रहा है तो वो लेस करो, और टैक्स लग रहा है तो वो ऐड करो। लेकिन रूल्स क्या होता है? पहले प्राइस से टैक्स सॉरी डिस्काउंट लेस होता है, फिर टैक्स ऐड होता है, तो हमें परचेज प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि हम लोगों ने कितने का सामान खरीदा। आगे और एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो सामान लेके आया उस पे हम लोगों ने पैकिंग का खर्चा दिया और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया, ये 87,500। फिर बेचा इतने का सामान, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस बोल रखा है, बोल रहा है फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके निकालो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन 6 है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं हमारे जो करेंट ईयर का परचेज है उसका वैल्यू क्या है। परचेज प्राइस निकाल लेते हैं पहले। परचेज प्राइस कितना होगा? यहाँ पर दे रखा है कि 15,75,500 का हम लोगों ने परचेज किया है। परचेज ऑफ गुड्स 1575 इतने का सामान हम लोगों ने खरीदा था, लेकिन हम लोगों को डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट से प्राइस कम हो जाएगा, कम कर दो। प्राइस निकाल रहे हैं नॉर्मल, अगर मार्केट में जाके कुछ खरीद रहे हो और जिससे खरीद रहे हो वो बोल रहा है 3% का डिस्काउंट है, तो इतना प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा, जितना होगा 3% डिस्काउंट लगा दो। कितना होता है 3% डिस्काउंट? 15,75,500, इस पे 3% का डिस्काउंट लगाओ, 47,265, ठीक है। तो कितना पे करना पड़ेगा? 15,28,235, 15,28,235। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, टैक्स लगेगा। जो प्रोडक्ट खरीदा है ना उस पर टैक्स एप्लीकेबल है, कितना? 11%। तो टैक्स लगाओ, 11% चार्ज करो, तो इस पे 11% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पे इंटू 11% करो, ये 3% किस पे इंटू किया? 15,75,500 इंटू 3%। टैक्स कैसे लगाएंगे? 15,28,235 इंटू 11%, तो टैक्स कितना लगा? 168,10,5.85 आ रहा है, तो हम इसको 6 कर देते हैं, ठीक है, राउंड कर दिया, तो आंसर आ गया 16,96,341.8 आ रहा है, तो 41 कर दिया, मतलब 16,96,341। अब इसमें से ये सिर्फ परचेज प्राइस नहीं है, अब उसको हम लोग लेके जब आ रहे थे तो पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन और लग गया, कितना? 87,500। तो ऐड करेंगे पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500, तो ऐड कर लो, तो हो गया 17,83,841, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल परचेज प्राइस, मतलब हम लोगों ने
जो गुड्स खरीदा सप्लायर से, क्या खरीदा होगा, जो बेचना चाहते हैं। टोटल परचेज प्राइस हमारा ये हो गया, हम लोगों ने सप्लायर को ये इतना अमाउंट पे किया, तब जाके हमारा स्टॉक जो है हम लोग खरीद पाए, ठीक है। अब हमें ये बोल रहा है कि अगर हमारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक है इस बार का, तो उसका वैल्यू बताओ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, जो खरीदा अगर वो पूरा नहीं बेचा है तो जरूर क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो हमें पता है कि हम लोगों ने कितना बेचा है, हम लोगों ने बेचा है 22,45,500, लेकिन ये तो सेल्स प्राइस है, तो इस पे क्या लगा हुआ है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ये क्या बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका भी सेल प्राइस बता रखा है, ये भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। मतलब जो स्टॉक बिक गया उसका भी सेलिंग प्राइस बता रखा है, जो नहीं बिका उसका भी सेलिंग प्राइस बता रखा है। बोलो, जो बिक गया और जो नहीं बिका वो दोनों मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सेल प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। जो बिक गया और जो हम लोगों ने अभी तक नहीं बेचा है, जो हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या ये दोनों टोटल करने से टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा? यस मैम। तो हम लोग निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, निकालो टोटल सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट नहीं है, तो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, सेल जो ऑकर हुआ है 22,45,500, जो ऑकर हुआ है मतलब सेल्स जितना हुआ है, और सेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी 2,35,000। तो बताओ टोटल कितना होता है सेलिंग प्राइस का वैल्यू, देख लेते, 2,35,000 ही था, हाँ। तो 22,45,500 प्लस 2,35,000, तो ये कितना हो गया, 24,80,500, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देते हैं, हमारा एक गोडाउन है जहां पर हम लोग सप्लायर से माल खरीद के लेके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो गोडाउन में हम लोग माल लेके आए, कितने का माल लेके आए, 17,83,841। यहाँ पर बहुत सारा माल रखा हुआ है, जिसका अगर हम लोग रुपीस पूछे कि आपके गोडाउन में कितने का माल है, तो इतने का माल है। इसमें से हम लोगों ने कुछ स्टॉक बेच दिया, कितने कितने का बेचा, 22,45,500। अब ये देखो, तुम लोग को इतना सा ध्यान रखना चाहिए, अगर 17 लाख का सामान था, 17,83,841, वो अगर बेचेंगे तो 22,45,500 बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट लगा हुआ है सेल प्राइस में, तभी तो ये इतना ज्यादा दिख रहा है। खरीदा था इतने में, इतने का सामान बेच दिया, इसमें से कुछ सामान बेचा है जिसमें हमें इतना सेल प्राइस मिला, और कुछ अभी भी यहाँ पर है, कुछ स्टॉक है, कुछ स्टॉक बचा हुआ है, जिसको अगर बेचते हैं तो कितना वैल्यू देगा, 2,35,000, 2,35,000। और अगर ये दोनों बेच देते हैं तो ये गोडाउन में कुछ भी नहीं बचेगा, ये पूरा सामान बिक जाएगा, ठीक है, ये पूरा सामान बिक जाएगा। ये हो गया कंसेप्ट, पूरा सामान बिक जाएगा। तो पूरा सामान बेच देने पे हमें इतना पैसा मिल सकता है, दैट इज टोटल सेल प्राइस। अब ये पूरा सामान कितने में खरीदा था, इतने में, और बेच सकते हैं तो इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें इतना ऑलरेडी बेच दिया है हम लोगों ने, तो टोटल इतना पैसा मिलेगा। तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये बेच के, बताओ कैसे निकालेंगे प्रॉफिट ऑन टोटल गुड्स। अगर ये पूरा माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जितना सेल वैल्यू है, टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेस, ठीक है। कितने का सेल है, सेल है 24,80,500, और टोटल परचेस कितने का है, 17,83,000, भूल गए, 17,83,841, 841। चलो माइनस करके बताओ कि अगर 6,96,659। 6,96,659, ये हो गया प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, जो भी खरीदा पूरा बेच दे अगर तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं एक चीज, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। क्यों सेल निकालेंगे बता सकते हो, सेल निकालने से बेनिफिट ये होगा, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इन्होंने भी क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है, बट उसका सेल प्राइस बता रखा है। तो अगर हम लोग प्रॉफिट सेल पे निकालेंगे, उस परसेंटेज को इस पे लगा देंगे, लगाने से ही हमें प्रॉफिट एलिमिनेट करके कॉस्ट पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, अभी बताया, प्रॉफिट आउट ऑफ सेल्स, तो नीचे सेल्स लिखो, ऊपर प्रॉफिट लिखो, इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, 696,659। सेल कितना है, 24,80,500। तो पूरा बेच के प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, डिवाइड करके बताओ।
696 659 divided by 2480 500 into 28.09 28.09%, ये है प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, अब हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो सेल से माइनस कर दो प्रॉफिट तो हमें मिल जाता है कॉस्ट। ठीक है, तो जिसका हमें कॉस्ट निकालना है उसका सेल वैल्यू पता है 2,35,000। क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स वैल्यू 2,35,000। अब ये अगर बिक जाता है तो कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, परसेंटेज के हिसाब से 28.09%। तो ये करने से कॉस्ट आ जाएगा, माइनस करके देखो 2,35,000 इंटू 28.09%, तो 6601112। ठीक है, 2,35,000 माइनस 66012 इक्वल टू कॉस्ट। तो बताओ कितना हो जाएगा। टू 2,35,000 माइनस 6,612 1,68,988। ठीक है, ये कॉस्ट हो गया। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो कुछ इतना होगा 1,68,988। देखो क्या किया हम लोगों ने पहले गोडाउन में इतने रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर उसमें से कुछ प्रोडक्ट बेच दिया। ठीक है, और जो नहीं बिका वो कितने में बिकेगा वो भी कैलकुलेट कर लिया। मतलब जो भी खरीदा था उसको अगर पूरा बेच देते हैं कितना मिलेगा वो पता है। अब बेचे हैं तो प्रॉफिट या लॉस कमाए होंगे, तो हमें डिफरेंस से पता चला कि हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है या फिर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ तो कमा लिया है, कुछ कमा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये चेक किया कि सच में अगर सारा बिक जाता तो प्रॉफिट कितना कमा लेते। तो हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता चल गया कि इसका मतलब हम लोग कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 28.09 मतलब 28.09 प्रॉफिट कमाया, तो ये वाला जितने में बेचेंगे उसमें भी उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट का परसेंटेज थोड़ी ना चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेल। तो हम लोगों ने सेल के हिसाब से 28.09% प्रॉफिट निकाल लिया। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू पता था, सेल से प्रॉफिट हटा दो, यही तो होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को एडजस्ट कर दिया, कैसे, प्रॉफिट हटा के। तो पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब देखो ऐसा ही सेम और एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में क्या बोला है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड कैलकुलेट करके, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से कैलकुलेट करना है। सेल्स हुआ है 2 लाख का, कॉस्ट ऑफ परचेस 2 लाख, 2 लाख का सामान खरीदा था, 2 लाख में बेचा, क्या सारा सामान बेच दिया? इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको बिना पढ़े तुम लोग बताओ कि 2 लाख का सामान खरीदा 2 लाख में ही बेच दिया, क्या ये पॉसिबल है? बिजनेस करने आया है, क्या ये पॉसिबल है? 2 लाख का सामान 2 लाख नो में मैम, सेलिंग वैल्यू को नॉर्मल, बोल रहा है। हाँ सेलिंग वैल्यू बोल रहे हैं, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर कोई लॉस वगैरह है तो फिर हो सकता है, वो तो आगे पढ़ने से समझ में आएगा। पहले से इनके पास कोई स्टॉक नहीं था। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस 50,000, जो बचा हुआ स्टॉक है उसका बेचने का दाम है 50,000। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का ये है गोडाउन। ठीक है, गोडाउन में हमारे पास कुछ भी स्टॉक नहीं था, हम लोगों ने स्टॉक लाके भर दिया। ठीक है, कितने का स्टॉक भर दिया? पूरे 2 लाख का। इसमें से कुछ सामान बेच दिया, कुछ रह गया। ठीक है, जो बेच दिया इसमें से कुछ सामान बेच दिया, कितने में? 2 लाख में। और जो रह गया स्टॉक, उसको अगर बेचेंगे, उसको अगर बेचते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो ये पूरा 2 लाख का खरीदा हुआ सामान हम लोग कितने में बेच सकते हैं? 2 लाख में से तो पूरा नहीं बेचा, 2 लाख में कुछ बेचा जिसका प्राइस है 2 लाख, और कुछ अभी तक जो नहीं बिका है उसका सेलिंग प्राइस है 50,000। तो ये 2 लाख का सामान कितने में बिक सकता है? ये पूरा अगर 2 लाख का हम लोग बेचना चाहते हैं, सॉरी ये वाला नहीं, ये जो खरीदा हुआ 2 लाख का सामान है ये पूरा अगर बेचना चाहते हैं तो कितने में बिकेगा? नहीं बता सक रहे हो? सेल्स तो ये तो 2 लाख का बेच दिया और 50,000 अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। 50,000 का अभी भी हम लोग सेल कर सकते हैं। 2 लाख का सेल कर दिया, 50,000 का अभी भी सेल कर सकते हैं। तो टोटल कितने का सेल कर सकते हैं? पहले से तो कोई स्टॉक था ही नहीं, पूरा का पूरा नया स्टॉक है। बताओ कितने में बेच सकते हैं?
कितना प्रॉफिट मतलब सेल कर सकते हैं? 2 लाख में खरीदा, हम लोगों ने 2 लाख में सामान खरीदा और उसका बेचने का क्या कैलकुलेशन बताया कि 2 लाख का बेच दिया है, 2 लाख का सेल कर दिया है और 50,000 का सेल कर सकते हैं, यानी टोटल 2,50,000 का सेल कर सकते हैं। तो बोलो ये सारा का सारा 2 लाख का सामान कितने में बिक सकता है? 2,50,000। 2,50,000 में बिक सकता है। ये पूरा का पूरा जो सामान है वो 2,50,000 में बिक सकता है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ ये भी बता दो हाथों हाथ, प्रॉफिट 50,000। 50,000। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते चलो। सेल्स 2 लाख, सेल्स यहाँ पर लिख देते हैं ऑलरेडी डन, इतने का सेल कर दिया है हम लोगों ने। जितना सामान खरीदा था पूरा फ्रेश सामान था, सेल 2 लाख का हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। और जो नहीं किया वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस पता है, उसका कॉस्ट पता होता तो फिर आगे कुछ करना ही नहीं पड़ता। सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो बचा हुआ स्टॉक है उसको कितने में बेच सकते हैं? उसको 50,000 में बेच सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना में बेच सकते हैं? 2,50,000। ये 2,50,000 का जो सामान बेच सकते हैं, इसको हम लोगों ने खरीदा था कितने में? कॉस्ट ऑफ ऑल परचेज 2 लाख में खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल बताओ, क्योंकि सेल पे ही तो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। प्रॉफिट सेल कितना है? 2,50,000, 20%। तो 20% हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। फिलहाल हमारा जो रिटर्न चल रहा है इस साल का 20%, जिसको तुम लोग जीपी बोलते हो, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? तो क्लोजिंग स्टॉक को बेच सकते हैं कितने में? 50,000 में। क्लोजिंग 40,000 आंसर। हाँ 40,000, 50,000 में बेच सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 में बेच सकते हैं, तो इस पे प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं? 20%, 10,000। 10,000। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग 40,000। 40,000। यानी हमारे गोडाउन में अभी भी 40,000 का सामान जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। यही पूछ रहा था कि बताओ फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, बिल्कुल आसान सा चीज है, नया कुछ है ही नहीं। वैसे बोलो तो नया कुछ है ही नहीं, जो हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस किया वो अगर तुम लोग को समझ में आता है तो ये भी समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन ये तुम लोग अपने आप तो नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मल नॉर्मल वाला बात है, तो ये हम ही करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन है और ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर देंगे। ये इसका 2-3 क्वेश्चन है, तुम लोगों से होगा तो कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको डिस्कस कर देंगे इस मेथड में कैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही करते हैं।